नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों किसी कारणवश आप कह सकते हैं कि इस समय कृषि से संबंधित सभी कार्य ग्रामीण स्तर पर स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे धान की रोपाई। तो ऐसे तमाम तरह के कार्यों की वजह से दोस्तों वीडियो नहीं बन पाने की वजह से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलते हैं आगे। और जो आज जिस कंटेंट पे आज हम बात करेंगे वो है पेट्रोल डीजल से कमाई करना छोड़ें। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। जिस प्रकार से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल जो है कि पेट्रोल के अपेक्षा उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो इसलिए हमारे देश के कई राज्यों में जिस तरह के तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, आखिर उनके पीछे क्या मानसिकता है, एक्चुअल में ये चीज़ें ऐसे क्यों हो गई, उसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, इसे लिखा है ये वेट जो लेखक है आपके राजीव शुक्ला जी हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोग हैरत में हैं कि आखिर जब विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम कम है तो भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों हो रहा है। आप बीच में देखे होंगे अमेरिका में जो बड़े बड़े कह सकते हैं पेट्रोल वाले थे या फिर कच्चे तेल के जो भंडारण के जो स्वामित्व थे, जो ओनर थे, वो लोग फ्री में लोग बांट रहे थे तेल को। ठीक है, और भारत जैसे देश में आखिर क्या वजह है कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत इतना कम होने के बावजूद भारत में इसका रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि न केवल देश में महंगाई को बढ़ाएगी बल्कि लॉकडाउन की वजह से त्रस्त आम आदमी को कमर भी तोड़ देगी। जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे देश में कोरोना के पहले से ही रिसेशन मंदी की बातें चल रही थी और हमारा जो देश था काफ़ी सुस्त अर्थव्यवस्था की तरफ या फिर कहें उससे पीड़ित हो रहा था। उसके बाद कोरोना की मार ने पूरी तरह से व्यवस्था को तितर बितर कर दिया और जो रिसेशन था उससे भी भयानक मंदी आ गई। लोगों के जॉब चले गए। ठीक है, जो लोग तमाम तरह के व्यवसायों में लगे थे उनकी कमर टूट गई। सारे लोग कह सकते हैं घर पे आके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ऐसे में यदि आप दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाएंगे देश की जनता क्या करेगी बताइए आप। केंद्र और राज्य सरकारों की मजबूरी यह है कि उनके पास राजस्व या आय का दूसरा कोई जरिया नहीं रह गया है। व्यापार ठप पड़ा है, इसलिए जीएसटी नहीं आ रहा और जब व्यापार नहीं होगा तो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और आयकर भी कहाँ से आएगा। तो मेन बात ये है, आपको पता है दोस्तों पूरे भारत में जब लॉकडाउन किया गया था तो तमाम तरह के जितने भी कारोबार थे जब वो चलेंगे नहीं तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को पैसा कहाँ से देंगे। तो इसी वजह से दोस्तों अचानक जो कमी हुई है राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वही कारण है तमाम तरह के जो पेट्रोलियम से जुड़े उत्पाद हैं उनकी कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही हैं कि जो सरकार है उन्हीं रेवेन्यू के थ्रू देश की जनता तक कुछ पैसे पहुंचाए, कुछ योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराए, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। जब लोगों की आमदनी नहीं होगी तो वे सरकार को पैसा कहाँ से देंगे। फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सबसे आसान तरीका यही नज़र आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जाओ। यह नीति गलत है। केंद्र और राज्य सरकार को चाहे वे भाजपा की हो या दूसरे दलों की, उन्हें अपनी यह नीति बदलनी होगी। राजस्व इकट्ठा करने का सिर्फ एक माध्यम नहीं होना चाहिए, सरकार को दूसरे उपायों पर भी कायम करना होगा। विश्व बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल इस समय $41 प्रति बैरल है जो पहले के मुकाबले बहुत सस्ता है। बीच में कुछ महीनों तक यह गिरकर $20 तक पहुंच गया था। अब सोचिए, वैश्विक स्तर पर जो पेट्रोलियम के उत्पादों के जो दाम दिखाए जा रहे हैं, अभी तक इतिहास में सबसे कहें तो सबसे नीचे स्तर पर पहुंच जाने के बाद भी भारत में ये स्थिति और भयानक होती जा रही है। वैश्विक स्तर पर दाम एकदम कम है तो भारत जैसे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में $120 प्रति बैरल था। विश्व बाजार से हमें अभी काफ़ी सस्ता तेल मिल रहा है। इस समय लॉकडाउन की वजह से देश में ट्रेन, जहाज़, कल कारखाने भी ज़्यादातर बंद हैं, इसलिए तेल की खपत
कम हो रही है, इससे हमारा तेल आयात भी कम हो गया है। आयात कम होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह मिलता है कि CAD चालू वित्तीय घाटा भी कम हो जाता है। ऐसे हालात में सरकारी कोष को बहुत राहत मिलती है जब हमें तेल आयात पर ज़्यादा धन नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम दूसरे तमाम टैक्स बढ़ाने की वजह से बढ़ रहे हैं। टैक्स की यह रकम केंद्र और राज्य सरकारों को जाती है। कुछ राज्य सरकारें तो अपने कर्मचारियों को वेतन भी इसी के बूते दे पा रही हैं। अब सोचिए, जो तमाम तरह के जो कर्मचारी गण जो लोग जुड़े हुए हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार से तमाम योजनाओं के माध्यम से, या फिर कहें तमाम गवर्नमेंट सेक्टर से, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे पुलिसकर्मी, बीएसएफ हो, आर्मी हो, कुछ भी हो, जो सरकारी पदों पे इस समय हैं, उनको भी तो सैलरी चाहिए, नहीं तो देश में अस्थिरता आ जाएगी, लोग अराजकता पर उतर आएंगे। इसलिए जो देश के शीर्ष पदों पे लोग विराजमान हैं, इधर उधर से कैसे कैसे करके लोगों तक उन्हीं पैसों में सबका ख्याल रख रहे हैं। एक समय तेल कंपनियों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और वे कर्ज में डूबी थी। 2008 के करीब उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि तेल निर्यातकों ने उन्हें कर्ज पर तेल न देने की धमकी तक दी। आज वैसी स्थिति नहीं है। पिछले 6 साल से विश्व बाज़ार में तेल के दाम काफ़ी गिरे हैं, जिससे भारतीय तेल कंपनियों की हालत बहुत सुधर चुकी है, लेकिन उसका फ़ायदा देश की जनता को नहीं मिल पाया है। उल्टे पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ गए हैं। भारत में सबसे सख्त लॉकडाउन होने की वजह से सब कुछ ठप हो गया है, जबकि बाकी देशों ने कल कारखाने चालू रखे। जब सारी गतिविधियां ठप हो गई तो सरकार को बाकी स्रोतों से राजस्व मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। दोस्तों, एक बात मुझे आप बताइएगा और पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा, जब हमारे देश में कोरोना संख्या भर मात्र में थे, ठीक है, ये संख्या कह सकते हैं आप हज़ारों में रही होंगी, 1000, 2000, 5000, तब हमारे देश में तमाम तरह के कदम उठाए गए कि कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए तकरीबन 3 महीने तक लॉकडाउन किया गया। और जैसे ही हम उस लॉकडाउन का विरोध करने लगे, क्योंकि देखिए एक निश्चित समय तक ही आप किसी भी देश की संस्थाओं को, वहाँ के लोगों को बंद कर सकते हैं, उसके बाद तमाम तरह की अराजकताएँ आ जाएंगी और वही चीज़ें सामने आ गई हैं। तो मुझे महसूस होता है कि लॉकडाउन अब होना चाहिए, पर कई विशेष जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनी हैं, कारखाने हैं, उनमें तमाम तरह के प्रावधान लगाने चाहिए कि चालू तो रहेगा सेक्टर उद्योग, पर दोस्तों पहले की अपेक्षा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तमाम तरह के प्रिकॉशंस अपनाने की ज़रूरत है, और पहले की अपेक्षा जो है आपके यहाँ एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, उनकी संख्या कम करने की आवश्यकता है। इन तमाम मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए था सरकार को। आज सरकार को ध्यान न देने की वजह से ये स्थितियाँ आई हैं देश में। बाकी देशों ने अपने यहाँ हर व्यापार में कर माफ़ कर दिया, बिजली शुल्क माफ़ कर दिया और सरकारी लेनदारी भी माफ़ कर दी। इसके अलावा बैंकों ने ब्याज माफ़ कर दिए, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे व्यापार चौपट हो गया और तमाम लोगों की नौकरियां चली गई या जाने की कगार पर हैं। जितने भी प्राइवेट सेक्टर से लोग बिलोंग करते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, उनसे जाके आप पूछिए, बहुत ही ऐसे बिरले लोग ही होंगे जिनकी नौकरियां बची हुई हैं, पर जो उनको प्रमोशन मिलने वाला था वो तो फ़िलहाल रुक सा ही गया, जो इंसेंटिव मिलने वाला था वो भी रुक सा गया। और ऐसे तमाम तरह के लोग हैं कि कंपनियां हाथ उठा दी कि सर अब हम अनेबल हैं, वी आर नॉट एबल टू गिव यू योर सैलरी, सो प्लीज़ यू हैव टू मूव ऑन, चले जाइए, अब हम आपकी सैलरी देने में सक्षम नहीं हैं। इन हालात में सरकार को अपनी लेनदारी पर रोक लगानी होगी, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो लोग देंगे कहाँ से। बैंकों ने ब्याज सिर्फ टाला है, वे बाद में ब्याज वसूलने की तैयारी में है। हालांकि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है कि वह बैंकों को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं वसूलने देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम तरह के लोगों ने बैंकों के माध्यम से तमाम पैसे ले रखे थे, अब ऐसे में क्या है कि कुछ लोगों की नौकरियां चली जाने की वजह से दोस्तों वो लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं, ब्याज ही नहीं दे पा रहे हैं। मूलधन तो बहुत बड़ी बात है, और कुछ बैंकों का ये सोच है, मानसिकता बन रही है कि आगे जाके चक्रवृद्धि ब्याज भी लगाएंगे। तो गवर्नमेंट को इस पर रोकना चाहिए, क्योंकि जो आज समस्याएं देश में उत्पन्न हुई हैं वो आप लोगों की नीतियों की वजह से हुई हैं। तो ऐसे में ये आपका
एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस समस्या को आप ही लोग हल करें। प्रश्न है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस समस्या का हल कैसे ढूंढें। मेरे लिहाज से तुरंत आर्थिक गतिविधियों को तेज कर देना चाहिए। सारे कल कारखाने और अन्य व्यापारिक गतिविधियों को 100% खोलने की अनुमति दी जाए। चूँकि 50% कर्मचारियों के साथ व्यापार या कारखाना चलाना मुश्किल है, इसलिए सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने दिया जाए। चलिए सही है, ड्यूटी पर आने दिया जाए। पर दोस्तों, जो सबसे बड़ी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, कंपनी की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वहाँ के कर्मचारियों का सुरक्षा है। ऐसे तमाम तरह के आप इंतज़ाम करिए जिसके माध्यम से कोरोना जैसी महामारी को रोका जाए। किसी प्रकार से वह कंपनी में या जो आपका इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग जो कारखाना, उसमें किसी तरह से वो प्रवेश न कर पाए। और जो भी आपको उससे संबंधित कार्य करना करिए, सैनिटाइज करिए प्रत्येक कर्मचारी को। उनके कपड़ों को करने के लिए तमाम तरह के उपकरण आ गए हैं मार्केट में, उन्हें लगाइए। ठीक है, मतलब इस तरह की जिसके पास व्यवस्था हो, सरकार उसको अप्रूव कर देनी चाहिए कि यस, आप 100% जो आपका पहले से चल रहा था आप कर सकते हैं। अगर विश्व के बाकी देश कोरोना से बचने की सावधानी रखकर अपने कल कारखाने और व्यापार चला रहे हैं, तो यह भारत में क्यों नहीं हो सकता। आखिर हम कब तक इस तरह की रोक लगाए रखेंगे। सबसे पहले निर्माण की गतिविधियां तत्काल प्रभाव से चालू की जाएं। सरकार अतिरिक्त पैसा लगाकर जगह जगह निर्माण कार्य शुरू करे। इसी के साथ साथ निर्माण कंपनियों को मदद देकर इस सेक्टर को जिंदा किया जाए। इससे कई उद्योग भी जीवित हो जाएंगे, जिनमें सीमेंट, स्टील, खान, फर्नीचर, प्रसाधन, वस्त्र तथा घर ऑफिस के सजावट के तमाम उद्योग धंधे चल पड़ेंगे। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहुलिया अक्सर मुझे यह कहते थे कि आप मुख्यमंत्री से बात करके कहीं कि वे नई राजधानियां बनाएं। मैं जब उनसे इसका कारण पूछता तो वे कहते थे कि आर्थिक क्षेत्र में 40 साल काम करने के बाद मेरा तजुर्बा यह है कि यदि विकास दर बढ़ानी है तो निर्माण की गतिविधियों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इससे न केवल करोड़ों गरीबों को रोज़गार मिलेगा, बल्कि कई उद्योग धंधे भी फलने फूलने लगेंगे। उनके चलने से बिजली की खपत बढ़ेगी, जिससे राज्य सरकारों की ठप हुए आमदनी शुरू हो जाएगी। जब उद्योग और व्यापार चलने लगेंगे तो कस्टम एक्साइज और आयकर भी मिलने लगेंगे। रेस्तरां, सर्विस सेक्टर और छोटे मझोले व्यापार खुलने से जीएसटी भी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा कदम निर्यात कंपनियों को पूरी छूट देने का होना चाहिए, ताकि बाहर से पैसा देश में आना शुरू हो। कार्गो, फ्लाइट और शिप भी पहले की तरह शुरू कर देने चाहिए। तीसरा ज़रूरी कदम यह है कि लॉकडाउन की वजह से जितने भी व्यापार धंधे चौपट हो गए, उन्हें बैंक रियायती दरों पर तत्काल पूंजी दे। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को कर्ज बांटने के लिए कहा था, लेकिन बैंक नीचे कोई कर्ज नहीं दे रहे हैं। मैं ये चीज़ आप मानिएगा, जो कहा गया था 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज की बात हो रही थी। माँ कसम पूरी तरह पता चल रहा है कि ये हमारे देश की जनता के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के मजदूरों के साथ एक घटिया निम्न स्तर का मजाक किया गया था। याद रखिएगा, यदि जो योजनाएं आप चालू कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा हर आप संबोधन में कर रहे हैं, यदि वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रही है, तो ऐसे घोषणा पत्र, ऐसे मतलब पॉलिसी का क्या मतलब है, सोचिए। सिर्फ बड़ी कंपनियां सार्वजनिक उपक्रम को पैसा देकर खाना पूर्ति कर रहे हैं ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। चौथा कदम लॉकडाउन के दौरान का सारा ब्याज माफ़ करने का होना चाहिए, उसे मूलधन में जोड़कर नहीं वसूलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यदि ये कुछ कदम उठाएगा तो सिर्फ पेट्रोल डीजल से कमाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, एक सबसे जो खास बात आपसे करनी है, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि सरकार ऐसा क्या कदम उठाए, सरकार को क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ जाए, रेवेन्यू जनरेट होने लगे, उसके बाद जो देश में समस्याएं हैं उनका धीरे धीरे समाधान होने लगे। आप अपनी बात ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि आप लोग इस ये जो सोच है व्यक्तिगत स्तर पर आप क्या सोचते हैं, क्या सुझाव है आपका। आजकल इतना ही, थैंक यू, बाय।